जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार टीचर जो है रिक्रूटमेंट जो हुआ था हमारा पेपर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, तो उसमें क्या हुआ था कि 1 to 50 तक हमने क्वेश्चन करवा रखा है आंसर की, और अभी जो है 51 to 120 तक हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। और फ्रेंड्स, ये 99.9% ऑथेंटिक ही क्वेश्चन आंसर की रहेगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। और ये सिर्फ इनके लिए नहीं है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो पेपर दिए हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हम बीपीएससी का कोई भी पेपर दे रहे हैं तो हमें किस लेवल के क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा, हमारी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। और जहाँ तक बिहार दारोगा की बात है, तो बिहार दारोगा का भी लेवल आपको पता है कि वो बीपीएससी का कॉपी करता है, ठीक है। अक्सर आप देखोगे कि बीपीएससी का वो कॉपी करता है, बीपीएसएससी आयोग लगभग वो जो है पैटर्न वो उसी हिसाब से हल्का रखते हैं, उसी को टच करते हैं। तो आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा डीपली से। अगर आप पढ़ोगे तो हर तरीके से आपको फ़ायदा होगा, सिर्फ बिहार दारोगा ही नहीं, बीपीएससी भी कर पाओगे, है ना। और अगर ऊपर ऊपर पढ़ो, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं होता ना, वो कैसा पेपर दे दे। इस बार ईएसआई का पेपर अलग बात है कि वो ईजी दे दिया, वो अलग चीज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार पेपर जो है इजी ही रहे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर टाइम होता है, मोस्टली ऑफ द टाइम क्या होता है कि पेपर टफ ही कोशिश रहता है मॉडरेट टू हाई करने का, इसलिए इसका लेवल ऐसा रखा जाता है ताकि बच्चे जो है आसानी से वहाँ पे कम हो जाए, ठीक है, उनकी संख्या। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है, अगर 6 लाख 7 लाख फॉर्म जाएगा और उसमें से 50,000 बच्चे मान ले जाए निकालना है, तो वो जो है बच्चों को निकालने के लिए, और अभी जो कंपटीशन का लेवल है काफ़ी बढ़ा हुआ है, लोग काफ़ी फोकस हैं, तो ये चीज़ है कि आपको डीपली बिना पढ़े आपको काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने पीटी में इजी आ गया, बट मेंस में आप अटक जाओगे। मेंस में आपको अटकना ही पड़ेगा। मेंस में आपको पता है कि किस तरीके का क्वेश्चन ये डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो लेवल आपको देखते हुए मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको डेप्थ स्टडी की बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगा कि हमने देखा था जीवन के अनंत सपनों में से एक प्यारा सा सपना कि हम बीपीएससी के पोस्ट पे या फिर किसी भी पोस्ट पे हम रहें, लेकिन हम उसके लिए मेहनत करना नहीं चाहते। हम चाहते कि बस शॉर्टकट अपना लें, तो वो चीज़ भी होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो मैं देखिए मेरा जो है एनसीईआरटी शुरू से फोकस रहा है, लेकिन मैं देखती हूँ कि आप लोग रिस्पॉन्स उतना करते नहीं हो, इसलिए मैंने बंद कर दिया अभी, ठीक है। अदरवाइज मैं एनसीईआरटी को हमेशा से जो है, मुझे जब से समझ में आ गया है कि बीपीएससी क्या चाहती है या कोई भी कमीशन क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है, तब से मुझे समझ में आ गया कि ऊपर चाहे 1000 बुक पढ़ लो, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं पड़ेगा। 1000 चीज़ें देख लो, वो कोई इफ़ेक्टिव नहीं पड़ेगा जितना एनसीईआरटी से टच करता हुआ क्वेश्चन देखो या फिर उसको पढ़ो, वो हर चीज़ का एक रामबाण है, ठीक है। यही है, इसी के सहारे हम आगे जो है पार कर सकते हैं अपना खवैया, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है 51 कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है, तो ये आपका जो है गलत है, ठीक है। पी तरंगे जो है आपका अनुप्रस्थ नहीं अनुदैर्घ्य तरंगे है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। अब सत्य देख, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं, ये आपका सही है, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से बिल्कुल सही है। हम देखते हैं कि भाई जिस दिन भूकंप आना रहता है उस दिन कुत्ता आप देखिएगा बहुत भौंकेगा, जानवर अजीब सा हरकत करने लगेंगे, तो उससे भी लोग पहले के लोग जो है जान जाते थे कि हाँ भाई आज कुछ धरती हिलने वाली है, क्योंकि जो जानवरों का ही है वो अलग ही टाइप का। आज भी जानवर अजीब अजीब सा बिहेव करते ही हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि हम उस पर उतना ध्यान जल्दी नहीं देते हैं। तो अब तो हमारा जो है इतना साइंस आगे निकल गया है कि वहाँ से पता चल जाता है। तो हो जाएगा बी और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है।
या विश्व के खारे जल का, नहीं खारे जल का तो नहीं है, मीठे जल का, या कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है, ये बिल्कुल सही है। कनाडा और यूएसए के बीच जो है ये भौगोलिक सीमा बनाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। प्लस आपको कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये जो 4 जो है, ओंटारियो हो गया, ईरी हो गया, मिशिगन हो गया, ह्यूरोन हो गया, तो ये सब जो झीलें हैं ये बिल्कुल ऑर्डर वाइज आ जाता है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर जो है सजाई है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो ये बहुत इजी था, ये था विनस यानी शुक्र। ठीक है, शुक्र आकार और माप में जो है समान होने के कारण पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, या फिर कहते हैं ना ट्विन सिस्टर, इसे कहते हैं ना जुड़वा बहन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो ये हो जाएगा वेनेजुएला। अब हमें अमेजन नदी हो गया, नाइल नदी हो गया, ये सब जो है हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से, मैपिंग के थ्रू आपको देखना होगा कि कहाँ से कहाँ जाती है, किसको टच करती है, कौन कौन से देश को। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल। तो पहला तो शोभ मंडल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आएगा शोभ मंडल, समताप मंडल। ठीक है, शोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। चीना, बांग्लादेश, तो ये आपका तो गलत है क्योंकि चीना जो है श्रीलंका का है। मिल्पा, रोडेशिया, जिम्बाब्वे, लदांग, मलेशिया। तो 56 का जो है आपका आंसर हो जाएगा लदांग, मलेशिया जो है वो सही है। ठीक है, और इंडोनेशिया में भी चलता है आपका, नहीं मिल्पा जो है आपका इंडोनेशिया में। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन था। तो 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पता ही कि 1 डिग्री में अगर हम बात करें तो 1 मिनट में 4 डिग्री चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया 4 या 12, 120 यानी 60 मिनट में 1 घंटा, तो 120 मिनट यानी 2 घंटा। तो 12 से 2 जोड़ देंगे अगर तो दोपहर का 2 बज जाएगा। तो ये हो जाएगा ए। एक डिग्री में 4 मिनट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महासागरीय प्रॉपर्टी के खनिज, मुख्य खनिज घटक क्या हैं। तो ये आपका भी, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। सिलिका और मैग्नीशियम, जिसको सीमा नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो देखिए आप, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये बीपीएससी का कहीं ना कहीं ये फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। लास्ट टाइम में भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम में फेरस और फेरम करके पूछा हुआ था, उसके बाद फिर निफा पूछा हुआ था। ठीक है, यानी कोर का, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोर हो गया। तो इसका क्या होता है, ये सारा इस बार आपको जो है प्रॉपर्टी का पूछ लिया है, और लास्ट टाइम में जो है एक पेपर में आपका कोर का पूछा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। ये भी आपका एकदम सेम टू सेम एनसीईआरटी से दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना मल्चिंग कहलाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म कौन सा है। ठीक है, तो सुरमा घाटी असम में है, सही है। लुनेज आपका गुजरात, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, यानी केजी यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन है। ठीक है, तो ये सभी तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो 62 में आपका हो जाएगा, नवंबर का महीना था। नेक्स्ट है नवंबर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है।
तो देखते हैं, अ बंच ऑफ ऑल लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ये गलत है। अ बंच ऑफ ऑल लेटर्स का लेखन जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, अ बंच ऑफ ऑल लेटर्स। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे, नहीं, ब्रह्मदत्त जो है तीसरे थे, दूसरे जो है आपका जवाहरलाल नेहरू थे, और फर्स्ट अगर बात करें तो विनोबा भावे। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, तो ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये आपका जो है आंसर मिला नहीं है मुझे, ठीक है, सही से, तो इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया है, इसको हम बाद में देखते हैं। अगर किन्हीं को पता होगा तो आप लोग कमेंट करें इसका, ठीक है। 64 हो गया जो, तो इसका बताइएगा कि क्या है होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी सही है, यंग इंडिया महात्मा गांधी सही है, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये गलत है, इंडियन स्पेक्टेटर जो है ब्रह्म मालाबारी जी इनका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है गलत है। नेक्स्ट है, अब देखिए वो क्वेश्चन ने पूछ रहा है कॉमरेड उमरेड उतना नहीं पूछ रहा है, अब थोड़ा सा इंटरनल में चला गया है बुक में भी, जो हमारे स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जो हरिपुरा अधिवेशन था 1938 में, उसी में जो है सुभाष चंद्र बोस ने ये किया था, क्या किसका? तो राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। लेकिन अगर पूछे कि राष्ट्रीय योजना समिति की जो अध्यक्ष कौन बने थे, तब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप से विख्यात थी? तो महिला में अरुणा आशफ अली इस नाम से विख्यात थी, और वहीं अगर पुरुष में कह दे तो कौन हो जाएंगे? दादा भाई नारोजी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है किस स्थान पर बीजे तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो होम रूल की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ की थी? तो उन्होंने जो है बेलगाम में की थी, ठीक है, कर्नाटक के बेलगाम में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी डी नहीं ई होगा, ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं है। तो बेलगाम जो है वहाँ पे कर्नाटक के बेलगाम में 1916 में की थी। उसके बाद जो है पहले तिलक जी ने किया, उसके बाद जो है एनी बेसेंट ने चेन्नई के अडियार में की थी, ठीक है, लगभग सितंबर का मंथ था। चलिए अब हम देखते हैं आगे, तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और हुंकार जो है किससे रिलेटेड, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा किसान से रिलेटेड है, ठीक है, हुंकार। नेक्स्ट है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये जो है ह्यूरोज, ठीक है, ह्यूरोज ने ये बात कही थी। नेक्स्ट है अब सूची 1 को हमें जो है सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो हमारा क्या है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का था। उसके बाद है लोकतंत्र बचाओ, तेलुगुओं का स्वाभिमान, तेलुगु का जो है एनटी रामाराव का है 73। लोकतंत्र बचाओ जनता दल का है। जोतने वाले की भूमि बाम मार्च का है। वहीं तेलुगुओं का स्वाभिमान की रक्षा किसने? एनटी रामाराव का है। तो इस हिसाब से आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी दी थी, 2 बार होता है गरीबी हटाओ, ठीक है।
दूसरा हो गया लोकतंत्र बचाओ, ये जनता दल का है और उसके बाद उसकी सरकार आ जाती है। उसी तरह गरीबी हटाओ चौथा वाले में दी थी इंदिरा गांधी, ठीक है, नारा। पांचवा वाले में जो है सबने कहा था इंदिरा हटाओ और देश को बचाओ, ये पांचवा वाला में भी था। इन गरीबी से रिलेटेड दो चीज़ें हमेशा जो है वहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जाएगा। गरीबी हटाओ से रिलेटेड दो, गरीबी हटाओ का जो नारा है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी, ठीक है। और गरीबी उन्मूलन का अगर पूछ ले तो वो आपका हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। ये दोनों चीज़ बहुत कंफ्यूज करता है। और उसके बाद जो है चौथा बार में दी थी तो इंदिरा गांधी जीती थी, और पांचवा बार में जब इंदिरा गांधी ये दी थी तो उनकी जो सरकार है वो हिल गई थी, ठीक है, वो हट गई थी मतलब। और लोकतंत्र बचाओ की जहां तक बात करें तो जनता दल की सरकार आई थी इसी नारे के बाद। जोतने वाले की भूमि ये वाम मार्च का है, और तेलुगुओं का स्वाभिमान की रक्षा ये एनटी रामाराव का दिया हुआ है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो ग्रेट ब्रिटेन का साम्य दाली दल सीपीआई जो है वहां का उसी समय बना था, ठीक है। पूर्व के लोगों का सम्मान था 1920 में जो है ईस्टर्न के लोगों का जो है सम्मेलन था, तो बी भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द कॉमिंटस, ठीक है, द कॉमिंटन्स, ये भी सही है, कॉमिंटन्स जो है वहां की संस्था बनी थी, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा। इसके साथ फ्रेंड मैं ये बोलूँ कि 74 वाला जो क्वेश्चन है उसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा करंट अफेयर्स काफ़ी चल रहा है ना, और उससे रिलेटेड जो है हमें सिर्फ ऊपर का ही नहीं पढ़ना, उसके इंटरनल भी हमें जाना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री को थोड़ा समझना पड़ेगा, जो उसका काफ़ी डिस्प्यूटेड मैटर रह चुका है उन पॉइंट को। चलिए अब हम देखें 75, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये बात जो है दीनदयाल उपाध्याय का कहा हुआ है, इसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो उनका जो है राजस्व में कमी हो, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन। तो उनका जो है राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन और वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट, मॉन्टेस्क्यू ने भारत के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में की थी? ये आप सोचिए मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की बात हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज, नहीं ये मॉन्टेस्क्यू है, ठीक है, वो दूसरा था। तो मॉन्टेस्क्यू जो है कोई अंग्रेज अधिकारी है, उन्होंने ये बुक लिखा था विधायिका, कार्यपालिका और सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो अपनी किस पुस्तक में उन्होंने लिखी है? तो इस अंग्रेज अधिकारी ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? ठीक है, तो निर्वनीकरण का मुख्य कारण था कि रेलवे के मार्गों पर स्लीपर की मांग को पूरा करना, शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी को आपूर्ति करना, ठीक है, विस्तारित भूमि के पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। आपका ए होगा इसमें, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण, नहीं इससे कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट है कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, तो ये रॉ का है, ठीक है, रो दैट मीन्स अनुसंधान और विश्लेषण विंग का है। तो आपको जो है अब आदर्श वाक्य भी याद रखना पड़ेगा, रो का हो गया, आईबी का हो गया, सीआरपीएफ का, ये सब का हमें जो है आदर्श वाक्य भी याद रखने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने साउथ की मूवी देखी होगी उसमें हमेशा ये सब चीज़ दिखाता रहता है, ठीक है, तो उसके लिए बनाना ये क्वेश्चन इजी हो गया होगा। चलिए, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया, वह सफल रहा था? तो वह बारदोली सत्याग्रह गुजरात 1928 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद महिलाओं ने जो है इनको सरदार की उपाधि इसी के बाद दी थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंदी ने भारतीय व्यापार के प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, ये भी सही है। मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, ये भी सही है। मंदी का प्रभाव भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के स्टार्टिंग में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे जो है एकीकृत हो गई थी। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक और तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? आप समझ सकते हो, ये नहीं पूछ रहा है कि कब हुआ था पिछड़े वर्गों का आरक्षण के लिए, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आदेश की वैधता जो है किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1993। नेक्स्ट है एंग्स मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? ये जो है उनकी बुक है, किसी अंग्रेज का है, एंग्स मेडिसिन की पुस्तक है द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में पूछ रहा है, ठीक है। ये अभी की बात नहीं हो रही है, प्राचीन काल में। तो भारत का वर्ल्ड में जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत का अंशदान था? तो उनके अनुसार 32%। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सूची 1 को सूची 2 से जो है हमें मिलाना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। विशेष विवाह अधिनियम ये आया था आपका 1954 में। दहेज विशेष अधिनियम तो 1961 में शायद आया था। हाँ, दहेज विशेष अधिनियम 1961 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम ये 1976 का है। और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व जो बचा हुआ है 1986 का है, ठीक है। विशेष विवाह अधिनियम जो स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके तहत किसी भी धर्म से जो शादी उदी होता है, ठीक है, तो ये 1954 में आ गया था। उसके बाद फिर हम बात करें, नेक्स्ट है कि दहेज निषेध अधिनियम, ये आपका 1961 में ही आया था, बट ये फॉलो नहीं हो पा रहा है अभी तक। नेक्स्ट है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम, तो ये 1976 में आया था, जो बहुत साल के बाद जो है फॉलो लगभग होने लगा। तो पूरे तरीके से नहीं कह सकते कि समान पारिश्रमिक अधिनियम अभी भी फॉलो हो पाया है। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम ये 1986 में ही आ गया था। उसके बाद फिर वो इसको भी फॉलो होने में थोड़ा टाइम लग गया लोगों को, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2413। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ठीक है। दूसरा हो गया स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। तीसरा हो गया अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम बात करें इनकी, तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण तो हमें उसी समय मिल गया था 1909 वाले एक्ट में, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार में ही 1909 वाले में मिल गया। उसके बाद अगर हम बात करें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, तो भी हमें जो है लगभग मिल गया था, यहाँ तक कि महिलाओं को भी मिल गया था 1919 एक्ट में, महिलाओं को भी मिल गया था उस समय, ठीक है। यानी हो गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, यानी सुधार, उसमें हो गया था महिलाओं को भी उस हिसाब से स्वतंत्रता और समानता का अधिकार आ गया था उसमें। अब बात करेंगे सार्वभौम वयस्क मताधिकार, तो ये भी हमारा जो है स्टार्ट हो गया था। सार्वभौम मतलब क्या होता है? सार्वभौम मतलब आपका किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी साइज, मतलब हर तरीके का जो है सभी के लिए जो है बराबर है, वो हो गया सार्वभौम, ठीक है। काला गोरा कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, लाल पीला जो भी हो, सब बराबर है। तो ये हो गया सार्वभौम वयस्क मताधिकार हमें मिल गया था। तो ये सब तीनों जो है हमें मिल गया था। 85 का हो गया। ये आपको जो है क्लास 9 में एनसीईआरटी का बहुत सुंदर से समझाया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका धर्मपाल के द्वारा लिखी गई है कोई पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री
इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, ये लिखी गई है धर्मपाल। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो बंधुत्व क्या होता है? तो उसमें भाईचारे की भावना होती है, ठीक है, और ये व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता और समानता को भी जो है ये बंधुत्व जो है क्या आश्वासित करता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी तीनों हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बंधुत्व का जो है आपका उसमें भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है आपका एनसीईआरटी का सिविक्स बुक में, यानी नागरिक वाले बुक में, नागरिक शास्त्र। और उसके साथ ही जो बचा खुचा है आपको लक्ष्मीकांत से बहुत प्यार से मिल जाएगा, ठीक है, उसको भी मैंने देखा। तो ये बंधुत्व का अर्थ क्या हुआ कि भाईचारे की भावना हो गई, ठीक है। और अगर हम बात करें व्यक्ति का गौरव, बंधुत्व का मतलब ये किसके अकॉर्डिंग है? एक बात याद रखिएगा कि के.एम. मुंशी के हिसाब से ये बात थी कि व्यक्ति के गौरव का अर्थ है संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक रूप की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। ये बात याद रखिएगा, के.एम. मुंशी जी का है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो है आंसर ये सब हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, ठीक है। तो ये बात जो है एन.बी. रमन्ना ने ये बात जो है बीजेपी को कटाक्ष करते हुए कहा था। लगभग उस समय एनजैक का चल रहा था, ठीक है, एनजैक का जो है डिस्प्यूट चल रहा था उस समय, विवाद। तो उसी टाइम में आसपास ये बात जो है एन.बी. रमन्ना ने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका जो है विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, इसको बीजेपी को कटाक्ष करते हुए कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उस समय जो है चलिए अब हम देखते हैं आगे, उस समय ये बात काफी हाईलाइट हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसमें से अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, बट कोई फास्फोरस चक्र कुछ भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। नाइट्रोजन साइकिल होता है यानी नाइट्रोजन चक्र होता है, ऑक्सीजन चक्र होता है, फास्फोरस ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो ये आपका हो जाएगा कुछ जीवाणु, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सूर्य के प्रकाश का यूज करते हैं, ठीक है, सनलाइट का यूज करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में चेंज करते कौन? बैक्टीरिया करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? तो हो जाएगा अल्ट्रावायलेट यानी कि परावैंगनी विकिरण, ठीक है, उसका सीरीज याद कर लीजिएगा तो आपको इजी हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका जैविक आवर्धन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा सीमित संसाधन। नेक्स्ट है कि मेथेमोग्लोबिनेमिया, ठीक है, ग्लोबिमेनिया, अच्छा मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो हाईली नाइट्रेट अगर आप पानी पीते हैं तो इससे ये बीमारी होती है। अब ये नहीं पूछेगा कि भाई इटाई से कौन रोग होता है, नाइट्रेट पीने से क्या होता है, अब आर्सेनिक ये थोड़ा अब उससे थोड़ा ऊपर चला गया है, ये साइंटिफिक नेम है मेथेक्लोमोनिया। चलिए नेक्स्ट है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह जो एक दिशिक होता है, ऑप्शन नंबर बी, किसमें? परितंत्र में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो ये हो जाएगा सूक्ष्म जीव, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा आपका मीथेन। मीथेन है जो लैंडफिल से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये आपका हो जाएगा पादप। फिर पादप को कौन? हिरन खाता है और हिरन को शेर खा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगी, तो जीवाणु बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा विघटित डिकम्पोज जो है वो नहीं होगी। नेक्स्ट है कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं डैश में शामिल हैं। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं यानी पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं, तो दो ही हैं, सौर सेल हो गए और पवन चक्कियां, ये दोनों हो गई। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर और पवन चक्की। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में शाखा बिंत श्रृंखला को डैश कहा जाता है? तो उसी को कहा जाता है आहार नाल। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी से सब बहुत क्वेश्चन है जो सब ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का ही उठाया हुआ है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1%। ठीक है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का सिर्फ 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में चेंज कर उससे जो अपना वो खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो एक ही है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, नर्मदा अगर पूछ दिया जाए नर्मदा नदी बचाओ वाला तो मेधा पाटेकर हो जाएंगे, और राजस्थान में एक हुआ था उसमें अमृता देवी बिश्नोई है, मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए आगे देखते हैं। डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो पहला जो है आपका स्वपोषी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जब आप बनाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30। अब हम देखेंगे आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी हुई थी? तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 22। अब हम देखेंगे आगे। दो संख्याओं का योग है 480 यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है। बड़ी संख्या है लगभग कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 3300/13। अब देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 में अगली संख्या है डैश में अगली संख्या क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 96। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित श्रेणी में किस डैश के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 240, 120, फिर क्या होगा? फिर 180, 360, फिर 900। ठीक है, तो 110 का आपका आंसर हो जाएगा 120 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ठीक है, तो इसको जो है निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो इसका नहीं हो पाया है। तो 111 का जो है जिनको आंसर पता होगा वो कमेंट कीजिएगा प्लीज। अब देखेंगे नेक्स्ट। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। तो पटना होते हुए प्रयागराज में कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं? ठीक है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा 20। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। हर वृत्त दीर्घवृत्त है, कोई वृत्त अति परवलय नहीं है, हर वर्ग आयत है। हर वर्ग आयत है, कोई वृत्त अति परवलय नहीं है, हर वृत्त दीर्घवृत्त है। तो 113 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब सही है। नेक्स्ट है कोड शब्द को इतना के रूप में कोडित किया जाता है और स्टेप को इतना के रूप में कोडित
किया जाता है, तो फिर स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा आपका 40 पाई। नेक्स्ट है कि समूह में से भिन्न शब्द चुनिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पुस्तक। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि a = 1 d = 2, तो ये जो है ये नहीं हो पाया है, तो इसको आप लोग को जिसको पता होगा जिनको भी, वो कमेंट कीजिएगा 117 वाला क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है कि दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका माशा 11 है तो संख्याओं का योग कितना है? ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 341 निकलेगा। नेक्स्ट है कि एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P/Q है क्या है? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 55/48, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि एजुकेशन शब्द का अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, 72 नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि क्वेश्चन कैसा रहा, पैटर्न कैसा रहा, लेबल कैसा रहा, अब आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात ये बिल्कुल सत्य है कि BPSSC यानी बिहार दरोगा के लिए भी इस लेवल को टच किया जाएगा, आप देख लीजिएगा। PT में अगर नहीं भी हो पाया तो मेंस तो पक्का है। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब